बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को कुछ फाइटर जेट्स देने जा रही है। इससे पहले नेटो कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज यूक्रेन को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो है वो फराहम कर रही है, लेकिन फाइटर जेट देना किसी भी कंट्री को ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस किस्म के फाइटर जेट्स जो हैं वो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। डेफिनेटली यूक्रेन की एयरफोर्स को आप F-16 नहीं दे सकते। सस्ता जहाज है, सिंगल इंजन जहाज है, लेकिन वो आप उसको नहीं दे सकते क्योंकि उसके पायलट्स जो है वो F-16 के ऊपर ट्रेन नहीं है। यूक्रेन को जो जहाज दिए जा सकते हैं वो वही जहाज हो सकते हैं जो कि यूक्रेन के पायलट्स जो हैं जिनके ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं। यूक्रेन के पायलट्स किन जहाज़ों के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं? MiG-29 के ऊपर, Su-27 के ऊपर, Su-25 जहाज़ों के ऊपर जो कि आपको पता है ग्राउंड अटैक के जहाज़ हैं, Su-24 जहाज़ों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल भी हैं। कल एक पाकिस्तान के चैनल ने भी ये खबर दे दी कि यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन को फाइटर जेट्स देने जा रही है। वेल, ये इतना आसान है नहीं, लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन ये जहाज यूक्रेन को देने भी जा रही है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इसका ऐलान करेगी। एक और खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो देने जा रही है, और इसके लिए ये बताया गया था कि यूक्रेन का एक IL-76 जहाज जो है वो पोलैंड के अंदर गया हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि IL-76 जहाज जो है वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसे आप एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पोलैंड में गया हुआ है तो डेफिनेटली कोई असला वगैरह लेने गया होगा या और किसी मेडिकल सप्लाईज वगैरह जो है वो लेने गया होगा। और कुछ ऐसी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त पुराना रशियन असला इस्तेमाल कर रही हैं और उनके पास जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वो भी रशियन ही हैं, तो वो तो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। उसमें तो कोई आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर यूक्रेन के पास एयर टू एयर मिसाइलों की कमी हो गई है तो उस कमी को पूरा करने के लिए यूरोप जो है वो एयर टू एयर मिसाइल्स ऐसी कंट्री से परचेज करके यूक्रेन को दे सकता है जो कि इस वक्त भी पुराना सोवियत असला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो सोवियत असला इस्तेमाल कर रही हैं? पोलैंड इस वक्त सोवियत असला इस्तेमाल कर रहा है, स्लोवाकिया जो है वो सोवियत इरा का असला इस्तेमाल कर रहा है, बल्गारिया जो है वो इस वक्त सोवियत यूनियन के जहाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। इन तमाम कंट्रीज के पास MiG-21 से लेके MiG-29 और Su-25 जहाज जो है वो इनकी इन्वेंट्री में शामिल हैं। ये कंट्रीज बॉम्ब और एयर टू एयर मिसाइल जो है वो अभी भी सोवियत यूनियन के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल देने की तो बात समझ में आती है, क्योंकि एयर टू एयर मिसाइल आप एक IL-76 के अंदर रख के तो यूक्रेन लेके आ सकते हैं। और यूक्रेन, जैसा कि आपको पता है कि उसने अभी तक काफ़ी ज़्यादा रशियन जहाज़ जो हैं उनको तबाह भी किया है, जिसके अंदर AN-29 जहाज़ शामिल हैं, रशियन Su-25 जहाज़ शामिल हैं, और कुछ क्लेम ऐसे भी हैं कि रशियन Su-35 जहाज़ जो हैं वो भी यूक्रेन की एयरफोर्स ने गिराए हैं। तो इन बातों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि यूक्रेन के पास एयर टू एयर मिसाइल जो है वो कम होते जा रहे हैं, और जिनकी कमी को पूरा करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ये मिसाइल परचेज करके यूक्रेन के हवाले किए हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या यूरोपियन यूनियन कुछ जहाज जो है वो यूक्रेन की एयरफोर्स को देने जा रही है, वेल, ये बात जो है ये थोड़ी सी मुश्किल लगती है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर तो यहाँ तक कहा कि यूरोपियन यूनियन तकरीबन 70 MiG-29 और Su-25 जहाज जो है वो यूक्रेन को देने जा रही है। वेल, अगर हम देखें कि इतने ज्यादा जहाज यूरोपियन यूनियन लाएगी कहाँ से, तो लोगों का कहना यह है कि ये जहाज पोलैंड से लिए जाएंगे, स्लोवाकिया से लिए जाएंगे और बल्गारिया से लिए जाएंगे। लेकिन अगर हम इन एयरफोर्स के ऊपर नजर दौड़ाएं तो 70 जहाज तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके टोटल जो है वो बनते हैं। पोलैंड, स्लोवाकिया और बल्गारिया के MiG-29 और Su-25 को मिला भी लिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल के 70 जहाज बनेंगे। और अगर 70 जहाज बन भी जाएं तो क्या पोलैंड, स्लोवाकिया और बल्गारिया जो है ये सारे के सारे जहाज जो है वो यूक्रेन को दे देंगे और अपनी एयरफोर्स को जो है वो फारग कर लेंगे? और यूक्रेन को इस वक्त असला देने का मतलब है कि आप डायरेक्टली पुतिन के साथ जो है वो कन्फ्रंटेशन में आ रहे हैं। तो अगर पुतिन ने आपके मुल्क की तरफ जो है वो चढ़ाई कर दी तो उस वक्त आपकी एयरफोर्स ही ना हुई तो फिर आप क्या करेंगे? वेल, यहाँ पे एक बात तो है कि पोलैंड के ऊपर तो रशिया हमला नहीं करेगा, क्योंकि पोलैंड जो है वो एक नेटो मेंबर कंट्री है, तो उसके ऊपर तो हमला होने नहीं जा रहा। लेकिन इवन देन पोलैंड, स्लोवाकिया और बल्गारिया जो है ये अपने MiG-29 और Su-25 जहाज जो है इनको यूक्रेन नहीं भेजेंगे। इनकी अपनी एयरफोर्सेस के पास जो नंबर है वो डिप्लीट हो जाएगा, जो कि मेरा नहीं ख्याल आजकल के हालात में उनके लिए कोई अच्छा फैसला होगा। अगर पोलैंड की बात की जाए, जो कि इन तमाम कंट्रीज में बड़ा है, तो पिछले दिनों पोलैंड की मिलिट्री ने एक वॉर गेम्स की थी, तो उस वॉर गेम के बाद जो कंक्लूजन्स निकल के सामने आई थी, पोलैंड ने ये बताया था कि इन कंक्लूजन्स के मुताबिक हमें अपना डिफेंस बजट जो है वो 10 फोल्ड्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमने रशिया को कन्फ्रंट करना है तो पोलैंड को अपनी मिलिट्री के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेंगे, अपनी मिलिट्री के ऊपर, एयरफोर्स, आर्मी के ऊपर जो है वो ज्यादा पैसे खर्च करना पड़ेंगे, वरना हम रशिया की माइट को जो है वो मैच नहीं कर सकते। तो जहां पोलैंड कुछ महीने पहले अपनी मिलिट्री को बढ़ाने की बात कर रहा है, क्या आज वो
वही पोलैंड जो है वो यूक्रेन को अपने MiG-29 जहाज दे देगा? वेल, ये बहुत मुश्किल बात लगती है। हाँ, कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स तो यूक्रेन को दिए जा सकते हैं, लेकिन पूरे का पूरा MiG-29 और Su-25 दे देना ये पोलैंड के लिए भी कोई अच्छा फैसला नहीं है, और ना ही मुझे इसकी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है। और सबसे बड़ी बात कि पोलैंड, स्लोवाकिया और बल्गारिया के पास टोटल MiG-29 और Su-25 जो ऑपरेशनल है उनकी तादाद 17 ही होगी, और अगर हो भी तो वो सारे के सारे जहाज इस वक्त यूक्रेन को नहीं दे सकते। बल्गारिया के पास इस वक्त तकरीबन 15 के करीब MiG-29 मौजूद होंगे, पोलैंड के पास तकरीबन 30 के करीब MiG-29 जहाज मौजूद होंगे, और स्लोवाकिया के पास तकरीबन 13 के करीब ऑपरेशनल MiG-29 मौजूद होंगे। तो ये नंबर तो 60 का भी नहीं पूरा होता, तो 70 जहाज वो कैसे यूक्रेन को दे सकते हैं? हाँ, यूक्रेन की गवर्नमेंट ने ये जरूर एक्नॉलेज किया है कि उनको कुछ एयर टू एयर मिसाइल्स जो है वो मिले हैं, और जिनको वो अपने एग्जिस्टिंग जहाज़ों के नीचे लगा के तो इस्तेमाल करेंगे। और ये बात जो है ये समझ में भी आती है, लेकिन फाइटर जेट्स दे देना ये बात समझ में नहीं आती। जैसा कि आपको पता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये प्रोपेगेंडा की तो माहिर होती हैं। इन्होंने वो गोस्ट ऑफ कीव भी एक बना दिया कि जी एक MiG-29 ने एक सॉर्टी के अंदर 6 रशियन जहाज जो है उनको तबाह कर दिया। तो ये भी एक प्रोपेगेंडा है। खैर, मैं ये बात समझता हूँ कि जंग के अंदर आपको हीरोज़ की ज़रूरत होती है, अपने लोगों का मोरल बूस्ट करने के लिए आपको हीरोज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी एक सॉर्टी के अंदर एक MiG-29 जो है वो 6 रशियन जहाज तबाह कर दे, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बात है। इसका मतलब है कि उस MiG-29 के पास 6 मिसाइल थे, उनमें से कोई भी मिस नहीं हुआ, उसके पास कोई फ्यूल टैंक नहीं था, और उसका इंटरनल फ्यूल इतना था कि उसने एक ही सॉर्टी के अंदर 6 के 6 मिसाइल अपने डायरेक्ट हिट के जरिए से रशियन जहाज जो है वो गिरा दिए। ये एक बहुत ज्यादा आइडियल सिनेरियो जो है वो लग रहा है, और मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से हुआ है। और ये जो गोस्ट ऑफ कीव है ये एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी है कि यूक्रेन इस वक्त लड़ रहा है, और अर्बन वॉरफेयर के अंदर किसी भी मुल्क को हराना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर रशिया की फोर्सेस कीव के अंदर दाखिल भी हो गई तो उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, और यूक्रेन इस पोजीशन में है कि वो रशिया का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे, और रशिया को ये जंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाए। तो दोस्तों, ये थी एक इन्फॉर्मेशन जो मेरे तक पहुंची कि क्या यूरोपियन यूनियन जो है वो यूक्रेन को कुछ जहाज़ देने जा रही है। वेल, मेरा नहीं ख्याल। क्या यूरोपियन यूनियन यूक्रेन को कुछ मिसाइल्स दे सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जंग के दौरान जो है वो यूक्रेन को एयर टू एयर मिसाइल जो है वो दे दिए जाएं, लेकिन जहाज़ों वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।